नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग गणित विषय में चैप्टर शुरू किए मेंसुरेशन, जिसमें पिछली कक्षा में मैं सवाल नंबर 30 तक आपको करा चुका था। अब बात करता हूं सवाल नंबर 40 तक करा चुका था। अब बात करता हूं सवाल नंबर 41 से। देखिए, तो लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 30% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सीधा सीधा सोचिए, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अगर 10% बढ़ा दी जाए, किसी भी घनाभ की लंबाई अगर 10% बढ़ा दोगे तो प्रतिशतता के अनुसार उसको हम कितना कहेंगे? 110। चौड़ाई अगर 20% बढ़ा दोगे तो 120 और ऊंचाई अगर 30% बढ़ा दोगे तो 130। दो जगह से प्रतिशत हटा के अपॉन में 100 ले लो, क्योंकि फाइनल आंसर आपको प्रतिशत के अनुसार ही देना है। तो यहां से हम लोगों को ये बात समझ में आई कि लंबाई अगर 10% बढ़ा दी गई है तो बेसिक वैल्यू दुनिया में किसी भी चीज की होती है 100। 10 बढ़ा दोगे 110, फिर 120, फिर 130। यहां से देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो सिंप्लीफाई हो गया, इस जीरो से ये सिंप्लीफाई हो गया। तो देखो 13 गुणा 12 156, 156 गुणा 11 करो तो 11 गुणा 6 66, कैरी हुआ 6, 11 पंजे 55 और 6 61, कैरी हुआ फिर से वही 6, तो 11 एकन 11 और 6 17, 171.6% आ गया। अगर वैल्यू 100 से ज्यादा आ जाए समझ जाना फाइनल वैल्यू बढ़ रही है, और कम आ जाए तो घट रही है। तो यहां में पता चला कि इसके आयतन में 71.6% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? बेसिक सवाल था, इसलिए ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट किया नहीं। देखिए आगे, दो घन प्रत्येक की कोण 6 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से जुड़े, इस प्रकार प्राप्त घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर दो घन हो या दो से ज्यादा हो, कितने भी घन हो, अगर घनों को आपस में मिलाकर कोई घनाभ बनाया गया हो, घनों को आपस में मिलाकर कोई घनाभ बनाया गया हो, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि अगर दो घन आपस में मिला दिए जाए तो एक की लंबाई 6 है, दूसरे की लंबाई भी 6 है, तो इनकी लंबाई मिला के 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, इनकी जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि केवल एक बिमाई तो बदलेगी, सभी बिमाएं तो नहीं बदलेंगी। जैसे कल हमने क्या सीखा था कि अगर एक घेवर के डिब्बा की बगल में एक और घेवर का डिब्बा रख दो, मुंह में पानी नहीं आने देना, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो 6 की बगल में 6 रख दोगे तो 12। चौड़ाई कितनी बड़ी? बिल्कुल नहीं। ऊंचाई कितनी बड़ी? बिल्कुल नहीं। तो केवल एक वैल्यू में बदलाव होगा। अब हमें क्या चाहिए? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आगे सॉल्व कीजिएगा आप तो 12 गुणा 6 72, और यहां से भी हो गया 72, 144, 144 और 36, तो 144 और 6 150 और 30, 180 गुणा 2 हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोष्टक ऐसे ही लग गया होगा गलती से, तो जवाब हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ना? चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक शंक्वाकार वर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, केरोसिन से भरी है। यह द्रव तली में एक छिद्र से बहता है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार जार में एकत्रित होता है। उस जार में केरोसिन का स्तर बताइए। तो मैंने आपको एक बात सीधी समझाई है कि अगर एक बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है और उस द्रव को आपको किसी दूसरे बर्तन में पलटना है, तो सिंपल बात दिमाग में रखिए। क्या बात दिमाग में रखनी है? कि दोनों के आयतन आपस में बराबर होंगे। वेरी गुड। अब यहां देखो, तो एक शंक्वाकार बर्तन है तो शंकु का आयतन लगा दो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंटू h बराबर
बेलनाकार वर्तन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? देखो ये 22/7 गुणा 4, ये तो आपस में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा आपके पास h और इधर बचेगा 1, अतः उसका स्तर यानी उसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर होगी। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार तंबू का व्यास 28, ऊंचाई 50 है, इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने की कीमत क्या होगी? तो मेरी एक बात समझनी, एक देखो ये शंकु है, ये एक शंकु है। अब इस शंकु का, आराम से मेरी बात को समझना, अब इस शंकु में आपको बोला है कि इसका व्यास 28 है, तो रेडियस हो गई 14, हाइट 50 है, तिरछी ऊंचाई, माफ कीजिएगा, तिरछी ऊंचाई 50 है, ये दिया गया। इसके वक्र पृष्ठ पर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बराबर होता है पाई आर, आर आ गया 14 और एल कितना हो गया? 50। तो यहां से पता चला 7 से ये 2 बार कट गया, अर्थात ये हो गया 2200 वर्ग मीटर। तो एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठ है 2200 वर्ग मीटर। आप इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 80 पैसे, पैसे को बदल दो रुपए में, तो पैसे को जैसे ही रुपए में बदलोगे आपका फाइनल आंसर रुपए के अनुसार आ जाएगा। तो 22 गुणा 8 176, तुम्हारा जवाब आ जाएगा 1760 रुपए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। रेडियस दिए, एल दिया, यहां से हम लोगों ने वक्र पृष्ठ निकाल लिया, वक्र पृष्ठ निकाल के सीधा सीधा 80 पैसे का गुणा कर दिया। 100 का भाग इसलिए दिया क्योंकि पैसे को रुपए में बदलना है, क्योंकि सारे ऑप्शन रुपए में दिए थे। क्लियर हुई मेरी बात? सामान्य बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे ना। देखो एक शंक्वाकार पर्वत की तिरछी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, अब देखो अगर आपने पीछे की क्लास बढ़िया से ली है तो आपको एकदम समझ में आएगा बढ़िया से, और नहीं ली है तो भैया दिक्कत है। समझ में तभी आएगा जब आप क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। अब जैसे मन की याद देख ली, 2 दिन नहीं देखी, तो वो सबसे नहीं होगा। लगे आपको कि जरूरत है पढ़िए, नहीं लगे कोई बात नहीं। तो तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.54 किलोमीटर, और इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर, सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी वृत्त का एरिया 154 है तो उसकी रेडियस हमेशा कितनी होती है? 7। अगर एरिया 154 है तो रेडियस हमेशा कितनी होती है? 7। अगर एरिया 1.54 है तो रेडियस हमेशा कितनी होगी? 0.7। तो यहां से हमें ये पता चला डायरेक्टली बात सीधी सीधी कि ये तो हो गई 0.7। अब देखो ये 7 है, ये 25 है, तो ये 24 हो गया, लेकिन वही बात है 24 थोड़ी है, सब जगह पॉइंट है, तो ये 0.7 है, ये 2.4, ये 2.5, तो 7, 24, 25 वाला ट्रिपलेट लग गया। इस आधार पर इसकी हाइट निकल के आ गई कितनी? 2.4 किलोमीटर। क्लियर मेरी बात? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा? देखो एक शंकु ले लेते हैं, आराम से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। एक शंकु ले लिया जिसे हमने यहां से मान लो काट दिया। मुद्दे की बात पर आए तो एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 30 सेंटीमीटर।
अब देखो इनके जो आयतन है, बड़े शंकु का आयतन रेशियो छोटे शंकु का आयतन, तो बड़े शंकु का आयतन है 27 यूनिट, छोटे का आयतन है 1 यूनिट। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं इनकी हाइट का रेशियो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सीधी बात दिमाग में रखा करो, ये सेंटीमीटर क्यू में होता है और ये सेंटीमीटर में होता है कि नहीं, सीधे सीधे, ज्यादा लंबी चर्चा पे नहीं जाऊंगा। तो यहां से सीधा सीधा ये कितना हो गया 3:1, इससे ये 3 की पावर लगा के ये बनाते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो बड़ा वाला शंकु है उसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले की कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। आराम से सोचो ध्यान से, पूरे की हाइट 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो बताओ कितनी ऊंचाई से काटा गया, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया। ठीक है, जब जब आधार के समांतर कोई शंकु काटा जाता है तो इनकी रेडियस, इनका जो एंगल है वो आपस में कैसा होगा, समान होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल बात है इसलिए लंबी बात पे जा नहीं रहा हूं, सीधी सीधी बात दिमाग में रखो। अगर ये 27:1 आती है 3:1 होगा, 3 की वैल्यू दी गई है, 1 की आपने निकाल ली। भाई 3 में 10 का गुणा करके आया ना 30, तो 1 में 10, तो अगर ये पूरी हाइट 30 है और इसकी हाइट 10 है तो बीच वाला ये हिस्सा कितना रह गया 20 सेंटीमीटर। तो कितनी ऊंचाई से काटा, तो जवाब आएगा 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर और मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है, गेंद का आयतन क्या है। देखो सीधी सी बात समझनी, एक गेंद है जो खोखली है ऐसे करके, अब इस गेंद का जो बाहरी व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तो ये जो त्रिज्या हो गई पूरी वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर हो गई। आराम से मेरी बात को समझो। और इसकी जो मोटाई है वो 1/2 सेंटीमीटर है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 1/2 सेंटीमीटर है। गेंद का आयतन क्या है, तो देखो हमें क्या करना है, ऐसे किसी भी सवाल में जहां आकृति खोखली हो, चाहे वो बेलन हो चाहे वो शंकु हो, है ना, कुछ भी हो, समझना। देखो अब एक बात बताओ, एक गोले का आयतन क्या होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, है ना। बस यहां ये दिमाग में रखना कि r3 तो नहीं कर सकते, पहले समझ लेते तब लिख लूंगा। r3 क्यों नहीं करेंगे, देखो रीजन है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा धातु नहीं लगाई गई है, धातु लगाई गई है केवल इसमें आधा सेंटीमीटर के हिस्से में, बाकी पूरे में तो नहीं लगाई गई। तो जब जब आकृति खोखली हो तो उसकी 2 रेडियस बनेंगी, एक संपूर्ण रेडियस एक आंतरिक रेडियस, है कि नहीं। तो संपूर्ण रेडियस में से आंतरिक रेडियस घटा देनी है हमेशा किसी के भी फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा अप्लाई कर देना है आपको कि संपूर्ण रेडियस कितनी है 3 और आंतरिक रेडियस कितनी रह गई 5/2। आप बोलेंगे 5/2 कैसे, समझाता हूं, आराम से समझिए। पूरी 3 है, आधा हटा दो तो इधर की 2.5 ही तो रह जाएगी, 2.5 को लिख सकते हैं ना 5/2, पॉइंट में क्या लिखना, भिन्न में लिख ले रहे हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना, बस यही तो मामला है। अब देखो आराम से, तो ये हो गया अपने पास 4 × 22/3 × 7, और यहां देखो अब ये हो गया अपने पास 3 × 3 × 3 27, और ये हो गया 125/8। 8 × 27 करेंगे 216, 216 में से अगर 125 घटा दिए जाए तो कितने बचेंगे 91, तो यहां से बचा 91/8, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 7 से ये कट गया आपका 13 बार, और 4 से ये कट गया आपका 2 बार, और 2 से ये कट गया आपका 11 बार, तो ये हो गया 11 × 13 143/3, अर्थात 3 चौके 12, 2 बचे 23, 3 सत्ते 21, शेष बचा 2, 47 सही 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्या करना देखो, संपूर्ण रेडियस में से आंतरिक रेडियस घटा दो, क्योंकि खोखली आकृति का मतलब है कि धातु का उपयोग केवल यहां किया गया है, तो पूरे में से कितनी भाग आपका वेस्ट जा रहा है,
कितना भाग वेस्ट जा रहा है वो घटा दो, तो पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर, वेस्ट कितना गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, जिसको मैंने क्या लिख लिया 5/2। दोनों के आयतन को आकृति का आयतन निकालना है, तो दोनों के घन को आपस में घटा दिया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर जो है 47 से 2/3 सेंटीमीटर क्यू आ गया। क्लियर? कोई भी आकृति खोखली हो ऐसे ही फॉर्मूला बना लेना, जैसे बेलन, खोखला बेलन, तो पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। r1 कितना पूरी, r2 कितनी मोटाई छोड़ के अंदर की जितनी भी है वो r2 है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो कि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल s और आयतन v है, तो एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर। देखो तो गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी पावर लगानी है आपको 3, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और इसकी पावर आपको लगानी है कितनी 2। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी बात समझना आप, देखो गौर से, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 64 पाई क्यू आर की पावर 6, आगे 4 की पावर 2 16 पाई और r की पावर 3 की पावर 2, तो हो गया 6, अपॉन में आया 3 जिसका वर्ग होगा 9 जो पहुंच जाएगा ऊपर। आराम से देखो 3 का वर्ग 9 ऊपर पहुंच गया ना, चलो बढ़िया। अब यहां से देखो गौर से, इससे ये एग्जैक्ट कट जाएगा कितनी बार 4 बार, ठीक है ना, इससे ये एग्जैक्ट कट जाएगा कितनी बार 4 बार। और यहां पे क्योंकि पाई स्क्वायर होगा तो ऊपर हमारे पास 1 पाई बचेगा, अतः हमारा आंसर 9 गुणा 4 36 पाई आ जाएगा। क्लियर है? सीधा सीधा कुछ नहीं, बस बेसिक कैलकुलेशन है, इसके आधार पर सवाल को हल कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 पाई। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो लिखा हुआ है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तखंड जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, दोनों भुजाओं के वृत्तखंडों को जोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए तो एक वृत्तखंड ले लीजिए, तेरा एक वृत्तखंड जिसकी रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर, एक वृत्तखंड ले लीजिए जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण है 120 डिग्री। अब इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं कि इसको लेकर हम लोगों ने बना लिया है एक शंकु। भैया यहां थोड़ा सा सावधानी से समझने का प्रयास करना, शंकु बना लिया है, इसको लेकर हमने बना लिया एक शंकु। अब एक चीज गौर करना ध्यान से, जो यहां सरकमफरेंस है वही तो यहां पर भी सरकमफरेंस है। इसकी परिधि और इसकी परिधि आपस में बराबर ही तो होंगी। आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं। तो इसकी परिधि कैसे निकालते हो, आप लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी भी वृत्तखंड की परिधि निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई r, और r कितना आ रहा है अपने पास 18 है, तो सीधा 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 2 पाई 18 गुणा 120/360, और उधर उसकी सरकमफरेंस सीधी सीधी 2 पाई r। तो यहां से देखो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 120 से ये कटेगा 3 बार, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार। तो हमारी समझ में आ जाएगा कि जो इधर वाला आकृति है उसकी रेडियस 18 है, जो इधर वाली आकृति है उसकी रेडियस 6 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, यहाँ एंगल कितना है 120 डिग्री और यहाँ एंगल कितना है 360 डिग्री। तो अगर एंगल तिगुना हो रहा है तो रेडियस तिहाई होगी। रेडियस और एंगल में परस्पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो अगर पेपर में आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ चौथाई हो जाएगी, है ना। ऐसे करके डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं। अब इसकी रेडियस इसकी ये 18 है, यहाँ भी 18 हो गई। अब ये जो 18 बन रही है ये तो क्या है
18 जो बन के आ रहा है भैया बाबूजी, वो तो क्या है, एल की वैल्यू है। और हमें अगर आयतन निकालना है तो वैल्यू किसकी चाहिए, एच की। वेरी गुड। और आपने क्या सीखा कि यहाँ पे भैया लगेगा ना पाइथागोरस, है ना, ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा लेकिन पाइथागोरस तो लगेगा। और पाइथागोरस जी क्या कह के चले गए, उन्होंने कहा था कि 18 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस जी द्वारा कहा गया था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 18 का वर्ग 324, 6 का वर्ग 36, 324 में से 36 घटाओगे तो 88 आ जाएगा। ये थोड़ा यहां समझना। तो हमें इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो 88, 288 का वर्गमूल हो गया आपके पास 144 का वर्गमूल 12, अंडर रूट में आएगा 2, तो h बराबर आ जाएगा आपका 12 अंडर रूट 2। अगर h बराबर आ गया 12 अंडर रूट 2, तो अब आप सीधी सीधी बात यहां से समझिए कि इसका जो आयतन होगा, किसी भी शंकु का आयतन होता है 1/3, आंसर पाई में ही दिया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 36 और h आपका हो गया 12 अंडर रूट 2। ठीक है, h आपका हो गया 12 अंडर रूट 2। 3 से कितनी बार कट गया, 12 बार, तो 12 गुणा 12 कितना हो गया, 144 पाई अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर हो गया 144 पाई अंडर रूट 2, ऑप्शन ए। दोबारा देखो, इसकी रेडियस 18 थी, इसकी रेडियस 6 हो गई क्योंकि इसका एंगल 120 है, इसका एंगल 360 है। पूरा करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों की परिधि आपस में बराबर होती है। ये वैल्यू यहां रख दी, h निकाल लिया, बाकी सीधा सीधा शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर फॉर्मूलास नहीं पता तो एक बार आप फॉर्मूला सेशन वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उस क्लास को देख लोगे तो आपको डाउट नहीं रहेंगे। नहीं देखोगे कोई बात नहीं, डाउट रहेंगे बस, और क्या दिक्कत है। एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरी है, आइसक्रीम इसके ऊपरी शीर्ष पर अर्धगोले के रूप में है। देखो, तो एक शंक्वाकार कप है ऐसे, मैं यह चित्र बना ले रहा हूं। ऐसे करके, ठीक है। अब एक शंक्वाकार कप है जो आइसक्रीम से भरी है। देखो, अब इन्होंने ये बोला है, आराम से मेरी बात को समझना। देखो, आप सबको पता है देखिएगा, तो एक बात आप सबको पता होगी कि अगर एक शंक्वाकार कप है जो आइसक्रीम से भरी हुई है, ऊपरी शीर्ष पर अर्धगोला है, शीर्ष पर अर्धगोला है, और अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखो, अर्धगोले की जो ऊंचाई है ये, तो अर्धगोले की ऊंचाई ही उसकी रेडियस होती है। तो ऊंचाई अगर 7 है तो रेडियस भी कितनी है, 7। रुको थोड़ा बड़ा सा चित्र बना लूं, आप लोगों को शायद देखने में भी असुविधा होगी इसे। तो देखो, अब ये एक शंक्वाकार कप ले ली हम लोगों ने, आराम से समझना। देखो, अगर इस शंक्वाकार कप की हाइट 7 सेंटीमीटर है तो किसी भी अर्धगोले की हाइट जितनी भी होती है उसकी रेडियस भी उतनी होती है। और अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो अगर अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर। देखो, रेडियस तो दोनों की कॉमन मैच कर रही है, तो अगर अर्धगोले की रेडियस 7 है तो शंकु की रेडियस भी 7 है। ऊंचाई ये रही और इसके बराबर ये है, तो हमारा जवाब सब जगह क्या हो गया कि अर्धगोले की त्रिज्या 7, शंकु की त्रिज्या 7, शंकु की ऊंचाई भी 7, सब कुछ 7 है। अब हमें निकालना है इसका आयतन।
तो इसका आयतन निकालने के लिए मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन ऐड करना होगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, चलो पाई भी हटा दो, 2/3 पाई r³ तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343 प्लस ये तो हो गया आपके अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंटू h। कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। अब यहां से देखो ये क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया अपने पास 2/3 गुणा 22/7 गुणा 343 प्लस 1/3 गुणा 22/7 गुणा 343 सेम आ गया। अब ये देखो 22/7 गुणा 343 यहां भी है, यहां भी है। जब संख्याएं समान हैं तो क्यों न उनको कॉमन ले लिया जाए और बाहर वाली भिन्नों को जोड़ लिया जाए, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो यहां से काट पीट करके दोनों की वैल्यू निकाल के जोड़ लें, है ना, अपने ऊपर है कैलकुलेशन। तो ये मेरी बात मान लें, मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा कर दीजिए भैया कि 2/3 में 1/3 जोड़ोगे, 2/3 में 1/3 जोड़ोगे तो 3/3 हो जाएंगे, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां से केवल अपने पास बचेगा 22/7 गुणा 343, 7 से कट जाएगा 49 बार, 22 गुणा 9 198 के 8 कैरी हुआ 19, 22 चौके 88 और 19 होते हैं 107। तुम्हारा आंसर हो गया 1078 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ भुजा अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, ठीक है। ये सुधार कर लेना आप समझते टाइम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए बढ़िए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मिलके ही करेंगे। लिखा हुआ है कि एक आयताकार बक्से की 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R वर्ग सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक आयताकार बक्सा है जिसकी 3 संलग्न सतहों का क्षेत्रफल दिया है। देखो आयताकार बक्से की 2 संलग्न सतह ले लोगे तो लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी, इनका क्षेत्रफल दिया गया है P। अगली 2 भुजाएं ले लो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है Q। अगली भुजा ले लो, ऊंचाई गुणा लंबाई हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल दे रखा है R। और हमें पूछा है भैया इसका आयतन। आप सबको जानकारी है कि किसी भी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मुझे अगर ये वैल्यू लानी है तो ये तभी आ सकती है जब मैं इन तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करूं, और कोई तरीका तो है नहीं। तीनों समीकरणों का आपस में क्या करूं, गुणा करूं। गुणा करूंगा तो लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का वर्ग, समान पदों में ही तो गुणा होता है। चौड़ाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग। ऊंचाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग, बराबर हो गया अपने पास PQR। अगर यहां से गौर किया जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सारे ही पदों पर 2 की घात है, बराबर क्या हो गया PQR। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अगर वर्ग यहां से हटा दिया जाए तो इसे ही तो आयतन कहेंगे, बोलो ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की वैल्यू निकालनी है तो वर्ग हटा दो, जो दूसरी साइड बन जाएगा वर्गमूल। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट PQR सेंटीमीटर क्यूब। कोई कंफ्यूजन, सीधी सी बात है, गुणा कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ जाएगी, जिसे आयतन कहते हो। बस यही पूछा है। बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ता हूं। अगर आप कह रहे हैं तो वैसे नहीं बढ़ता, वैसे भी बढ़ता, आप न कहते तो भी तो बढ़ता। आगे देखो,
24 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 60 सेंटीमीटर की एक दीवार को बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेंगी। देखो मैंने आपको पहले भी ये सवाल समझाया, याद होगा आपको। तो 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप की एक ईंट है। यह है एक ईंट का आयतन, है ना। अब ये लगानी है आपको 24 मीटर यानी 2400 सेंटीमीटर, 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर। इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी हमें नहीं पता, लेकिन एक बात पता है। क्या पता है? देखो भैया, एक बात हम सबको पता है कि उन्होंने बोल रखा है कि देखो भैया ये बातें तो ठीक है, लेकिन जो दीवार है ना उसका 10% भाग सीमेंट और रेत से बनेगा। तो पूरी दीवार का केवल कितना, तो पूरी दीवार का 90% भाग ऐसा होगा जहां ईंटें लगेंगी। तो 90% का मतलब हो गया 90/100, 100 पहुंच गए ऊपर। दोबारा देखो, इतना आयतन है एक ईंट का, तो इतने आयतन में कितनी ईंटें लगेंगी। यदि 10% भाग बनाना नहीं है, ईंटों से नहीं बनाना है, सीमेंट और रेत से बनाना है, तो ईंटों का उपयोग कितने परसेंट में करोगे? 90% में करोगे। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहां से आप देख पाएंगे कि सॉल्यूशन करिए कैसे। 00 से तो बाबूजी ये 00 कट जाएंगे और 24 से ये 24 खत्म। ठीक है, थोड़ा हिसाब से काटो। आगे देखो, 8 से ये खत्म आपका कितनी बार? 100 बार। 12 से ये खत्म आपका कितनी बार? 5 बार। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो 9 गुणा 5 45 और 3 जीरो हैं जो इसके पीछे रख दो। तो हमारी ईंटों की संख्या 9 गुणा 5 45। क्या हुआ, हमने गलत कर दिया क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्या हम गलत कर चुके हैं? देखो दोबारा देखो, 24 से 24 गुणा 100 से 2400 कट गया। 12 से ये 5 बार, 8 से ये 100 बार, और कोई काटपीट होने रही। सही बात है। तो हमारा आंसर आएगा 45,000 ईंटें। ठीक है, दोबारा चेक कर लेना आप एक बार फिर भी। 8 से ये 100 बार, 12 से ये 5 बार, 24 गुणा 100 से ये खत्म, 9 गुणा 5 45। तो भैया 45,000 आएगा। सही लिखा है मैंने। ठीक है, बाकी एक बार आप भी चेक कर लेना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, एक ही तरह का है ना, हमने दो पहले पढ़ लिए, एक ही है। आगे देखिए, 27 घन सेंटीमीटर आयतन के 27 पाई। ठीक है, 27 पाई, सही कर लेना इसे। 27 पाई घन सेंटीमीटर आयतन का एक ठोस शंकु एक खोखले बेलन में रखा जाता है, जिसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई शंकु के बराबर है। खाली जगह को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन क्या होगा? देखो मैं एक सिंपल सीधा शॉर्टकट बताता हूं, समझना ऐसे सवाल के लिए। क्या है, देखो कि अगर कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन सवाल निकालने के लिए बड़े काम की बातें आ जाती। कई बार क्या है ना, मैथमेटिकली बातें प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन एग्जाम में सवाल बड़ी जल्दी निकाल देती हैं। तो ऐसी कई बातें मैं आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा जिनको मैथमेटिकली प्रूव करना तो थोड़ा असंभव है, लेकिन सवाल निकालने में बड़ी मजेदार यूज आता है इनका। तो ये देखो, ये है एक आपका बेलन, और इस बेलन में क्या हुआ कि आपने बड़े से बड़ा एक शंकु निकाल दिया। तो अगर इस बेलन से बड़े से बड़ा आप शंकु निकाल देंगे, तो अब जो भुजाएं आपके पास साइड बचेगी लेफ्ट वाली और राइट वाली, क्योंकि ये तो आपने निकाल दिया है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर फोकस करना है आपको कि ये शंकु है। सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब अगर एक समान त्रिज्या समान ऊंचाई वाले बेलन से शंकु निकाले जाएं तो 3 निकलेंगे। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन से अगर शंकु निकाले जाएं तो कितने निकलेंगे? 3 शंकु निकलेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई होता है अगर रेडियस और हाइट सेम हो। इन्होंने क्या बोला है?
त्रिज्या तथा ऊंचाई शंकु के बराबर है। मतलब ये लॉजिक काम करेगा, गारंटी से करेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर यहां से निकाला गया शंकु, उसका वॉल्यूम अगर 27 पाई है तो कितना बचा? दो इससे बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 54 पाई। सीधी बात, 3 शंकु बनते हैं, एक शंकु निकाल लिया तो 2 बचे, 2 निकाल लोगे तो 1 बचेगा। क्लियर है ना? तो 27 पाई वाला निकाल लिया तो 27 और 27 2 बचे, कितना हो गया? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल आए सीधा इस्तेमाल कर लेना पेपर में। बढ़ू में आगे कि एक बेलन से समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले 3 शंकु निकाले जा सकते हैं, एक निकाल लिया है, 2 बचे। बढ़ू आगे, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, मेरी बात को समझना है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h+r बराबर दिया गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो बातें दी गई है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, जो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। बोला है ना ऐसा? बढ़िया। अब मेरी बात सुनिएगा आराम से। देखो, तो यहां से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पे गौर करूं तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² बराबर है 462। यहां से 2πr² बराबर हो जाएगा 462 माइनस, देखो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार? 154 बार, है ना? तो ये कितना आ गया? 154। तो यहां से देखो 2πr² बराबर हो गया 308। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू r² बराबर हो गया 308। आराम से समझना, ठीक है? 22 गुणा 2 44 से ये कट जाएगा आपका, 44 से कटना चाहिए 7 बार, तो 7 गुणा 7 49 हो जाएगा। इससे r² बराबर अगर 49 है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है कि आपको आयतन निकालना है। तो अगर यहां से आयतन निकालना है, देखना गौर से, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r² 49 और h की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से, कि अगर आप यहां r की वैल्यू रख दोगे, देखो आराम से समझना, ठीक है? r 7 आ गया तो 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 गुणा 7, 44 गुणा 7 करोगे तो बराबर आ जाए 44 गुणा 7 बराबर, यहां से देखो 44 गुणा 7 गुणा h बराबर क्या हुआ? अच्छा, सही बात। कौन बोल रहा है? कोई नहीं, मैं ही बोल रहा हूं। 2 गुणा 22/7 से 7 कट गए ना, तो 44 गुणा h बराबर 154, तो ये हो जाएगा 154/44। 22 से कट गया 2 बार, और 2 गुणा 7 14, 14 से कट गया 11 बार, तो 11 गुणा 9 99, 11 गुणा 4 44, और 9 आपके हासिल वाले 53, तो जवाब आएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो तरीका देखो ये है साहब, तो यहां से आप कर सकते हो, है ना? दूसरा तरीका क्या है मैं समझाता हूं। देखो, तो दूसरा तरीका यह है कि हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, किसी भी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है प्रिज्म का, बेसिकली वह हमेशा उसके वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल होता है।
किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो उसके वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल होता है। ये दिया गया 462, ठीक। ये दिया गया 1/3, 462 का 1/3 कितना आ रहा है 154, तो ये हो गया 308। और 308 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 गुणा 154 हो गया। तो आराम से समझना, टोटल 462 है ना, ये 154 है, तो यहां 308 बचना चाहिए। तो 308 तभी तो होगा जब 2 गुणा 154 हो, यानी आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया 154। अगर आधार का क्षेत्रफल 154 और हमें क्या निकालना है आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 154, बस ऊंचाई निकालनी है, निकालेंगे आराम से। देखो बस आप देखो, अगर आधार का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या 7 हो गई। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, कि वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है परिधि गुणा ऊंचाई। होता है कि नहीं होता, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है परिधि गुणा ऊंचाई। अब यहां से फिर दोबारा मैं बात करूंगा, सुनिएगा। आधार का क्षेत्रफल 154 है, अगर एरिया 154 है तो रेडियस 7 हो गई। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 हो गई। 44 गुणा h बराबर 154 है, तो h बराबर 154/44 हो गया। फिर समझो, ये 154 है, आधार का क्षेत्रफल 154 है, तो रेडियस कितनी हो गई 7। रेडियस अगर 7 है तो परिधि कितनी हो गई 44। परिधि गुणा ऊंचाई बराबर कितना दिया, ये भी 154 है, तो 44 गुणा h बराबर अगर 154 हो तो h बराबर 154/44 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे आप सॉल्व करेंगे तो जवाब हमारा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, चलिए बढ़िया। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए, सीखिए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत यहाँ तक इस क्लास को देखने के लिए।